वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हाइल होगा, हम मिलकर उसको हटा देंगे। क्या पाकिस्तान के दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर हैं। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आपकी फौज हर मुश्किल से बासानी नबरदाज़मा हो सकती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। उनका कहना था कि आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर होते हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि उनके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज़्यादा मजबूत है। जनरल आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि नामसाइद हालात के आगे बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी नहीं घबराते। हम कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने ना झुके हैं, ना झुकेंगे। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कौम अपने शहदा को निहायत इज्जत और वक़ार की नज़र से देखती है। उनकी कुर्बानियां लाजवाल हैं, इस पर कभी मलाल ना आने देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी है। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, बल्कि असल सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कितनी तेज़ी से तरक्की करनी है। जनरल आसिम मुनीर के होते हुए कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। आर्मी चीफ की जबान पर वही होता है जो उनके दिल में होता है। सब जानते हैं कि दहशतगर्दों को कौन फंडिंग कर रहा है और दहशतगर्दी के ताने बाने कहाँ मिलते हैं। 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के पहले सालाना कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि सिपह सालार आसिम मुनीर एक सच्चे पाकिस्तानी और ज़बरदस्त प्रोफेशनल हैं। पाकिस्तान का दिफा मजबूत है। हमारी अफवाज अपनी जान का नजराना देकर कौम के मुस्तकबिल को महफूज बना रही है। माजी की गलतियों की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी वापस आई। सवात और दीगर इलाकों से दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। उन्होंने कहा कि वतन का जवान हम सब की हिफाजत के लिए अपने बच्चों को यतीम कर जाए और फिर सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ जो जहर उगला जाए तो क्या वो बर्दाश्त कर सकता है? इसके अलावा कोई नर्म गोशा रख सकता है? यही फर्क है हार्ड स्टेट और सॉफ्ट स्टेट में। हार्ड स्टेट के यही तकाजे हैं, जबकि सॉफ्ट स्टेट के जो दूसरे तकाजे हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का आज आखिरी रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कन्वेंशन में शरीक। कन्वेंशन में दुनिया भर से आए हुए 1500 से ज़ायद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी शिरकत की। हुकूमत की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। कन्वेंशन का मकसद ओवरसीज कम्युनिटी और मसाइल, तरसीलाती ज़र, सरमायाकारी के मौके और हुकूमती सहूलियात पर मुशावरत है। शुरका को पाकिस्तान में सरमायाकारी और सहूलियात के हवाले से आगाह किया जा रहा है, जबकि उनकी तजावीज़ और मसाइल को सुनने के लिए मुख्तलिफ सेशंस का इनकाद भी किया गया। गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वफाकी वज़रा, बैरून मुल्क तैनात पाकिस्तानी सफ़रा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने कन्वेंशन में शिरकत की। कन्वेंशन के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुल्की मईशत में खिदमात को सराहा गया और उन्हें यकीन दहानी करवाई गई कि हुकूमत उनके मसाइल को संजीदगी से ले रही है। शुरका ने भी हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन का अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समंदर पार पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं और पंजाब में काम जारी है। दूसरे सूबे भी खुसूसी अदालतों पर काम करेंगे। समंदर पार पाकिस्तानी वीडियो लिंक पर पेश हो सकेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि तमाम यूनिवर्सिटियों में समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों का 5% कोटा मुख्तस किया जा रहा है। जामियात में 10,000 सीटों में से 5% नशिस्तें ओवरसीज पाकिस्तानियों की होंगी और मेडिकल कॉलेजेस में ओवरसीज पाकिस्तानियों का कोटा 15% होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के 3,000 बच्चों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के 5,000 बच्चों को हुनर सिखाया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद में 5 साल की छूट है। उन्होंने कहा कि मार्च में समंदर पार पाकिस्तानियों ने $4.1 अरब की रिकॉर्ड तरसीलात भेजी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात हमारी मजमूई एक्सपोर्ट से ज्यादा हैं और ज्यादा तरसीलात भेजने वाले 15 पाकिस्तानियों को अवार्ड्स दिए जाएंगे।
پاکستان کے لیے اچھی خبر آگئی۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی فچ نے بھی پاکستان کا معاشی منظرنامہ منفی سے بڑھا کر مستحکم قرار دے دیا۔ ریٹنگ ایجنسی نے مزید کیا کہا، مزید جانتے اس رپورٹ میں۔ فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اپ گریڈ کرتے ہوئے اسے CCC+ سے بڑھا کر B- کر دیا ہے۔ فچ نے پاکستان کی طویل مدتی غیر ملکی قرضہ جاتی ریٹنگ کو CCC+ بڑھا کر B- کر دیا۔ فچ نے پاکستان کی مقامی کرنسی کی ریٹنگ بھی B- کر دی۔ فچ کے مطابق یہ اپ گریڈ پاکستان کے بجٹ خسارے کو کم کرنے میں مدد ہوگی۔ فچ رپورٹ کے مطابق معاشی اصلاحات کا تسلسل بڑھتے اعتماد کا مظہر ہے۔ پاکستان کا IMF پروگرام پر عمل درآمد، بہتر فائنینسنگ تک رسائی میں آسانی ہوئی۔ توقع ہے کہ جون تک پاکستان کا مجموعی بجٹ خسارہ کم ہو کر 6% ہو جائے گا۔ درمیانی مدت میں یہ خسارہ تقریباً 5% تک محدود رہنے کی امید ہے۔ مالی سال 2024 میں یہ خسارہ تقریباً 7% تھا۔ فچ کا کہنا ہے کہ پاکستان کا موڈیز اور S&P آؤٹ لک بھی مستحکم ہے۔ یہ پیش رفت پاکستان کی معیشت میں استحکام کے اشارے ہیں۔ فچ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے معاشی چیلنج بدستور موجود ہیں۔ پاکستان میں معاشی اصلاحات کا تسلسل برقرار رکھنا انتہائی اہم ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ فچ کا ملکی ریٹنگ کو CCC+ سے B- کرنا ہماری پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔ کریڈٹ ریٹنگ کے بین الاقوامی ادارے فچ ریٹنگز کی جانب سے پاکستان کی ریٹنگ اپ گریڈ کرنے کے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فچ ریٹنگز نے 3 سال کے طویل عرصے کے بعد پاکستان کی ریٹنگ کو اپ گریڈ کیا ہے اور ہمارے معاشی آؤٹ لک کو مستحکم قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فچ ریٹنگ کے اقدامات سے حکومت کے معاشی ایجنڈے کو مزید تقویت ملے گی، اس سے ملکی معیشت میں استحکام آئے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ اس پیش رفت کے بعد ملک میں مزید سرمایہ کاری آئے گی، تجارت اور روزگار کے مواقع بڑھیں گے، صنعتی ترقی اور اضافی مالی وسائل دستیاب ہوں گے، ترقی کا یہ سفر رکے گا نہیں۔ محمد اورنگزیب نے مزید کہا کہ آگے چل کر عالمی ریٹنگ ایجنسیوں، سرمایہ کاروں اور مالیاتی اداروں کا پاکستان پر اعتماد اور بھروسہ مزید بڑھے گا۔ پاکستان کا دورہ کرنے والے امریکی کانگریس نے اراکین بانی PTI کا ذکر تک نہیں کیا۔ تینوں امریکی ارکان کانگریس نے کہا کہ ان کا پاکستان کی اندرونی سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی وفد سے ملاقات میں PTI کو نہ بلانے پر اسپیکر نے وضاحت دی۔ کہا کہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایاز صادق نے بتایا کہ میں نے امریکی وفد سے ملاقات میں بیرسٹر گوہر اور چیف وہب عامر ڈوگر کو ڈنر پر بلایا تھا۔ PTI کے عاطف خان اور ڈاکٹر امجد کو نہیں بلایا تھا، جس کا ثبوت موجود ہے۔ یہ موقع تھا کہ PTI فعالے اپنے رہنما امریکیوں سے بیٹھ کر بات کرتے جن سے وہ مدد مانگتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے بتایا کہ ترکیہ نے غزہ کی صورتحال پر کانفرنس رکھی ہے۔ میں چند اسپیکرز کو بلایا ہے، غزہ پر کانفرنس میں شرکت کروں گا اور پاکستان کا موقف پیش کروں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جیسے ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں وہ ویسے ہی فلسطین کی بات کر رہے ہیں۔ فلسطین میں بچے اور عورتیں شہید ہو رہے ہیں۔ مسلم امہ وہ کردار ادا نہ کر سکی جو کرنا چاہیے تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک امریکہ تعلقات کے استحکام اور فروغ کے لیے مؤثر اقدامات پر اتفاق ہوا۔ پنجاب میں سرمایہ کاری اور معاشی ترقی کے لیے وسیع البنیاد اور 2 طرفہ تعاون کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور جمہوری اداروں کے درمیان روابط کے فروغ پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے امریکی وفد کو پنجاب میں زرعی صنعت، IT، توانائی، صحت اور تعلیم جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت اور پارلیمانی سطح پر وفود کے تبادلے کو مزید بڑھانے کی تجویز بھی دی۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں غیر ملکی اداروں کی سرمایہ کاری کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں پاک امریکہ تعاون کے نئے باب کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاک امریکہ پارٹنرشپ میں مزید وسعت کی گنجائش موجود ہے۔ پنجاب نئی جہت دینے کے لیے تیار ہے۔ راولپنڈی میں بانی تحریک انصاف سے ملاقات کے دن کئی پارٹی رہنماؤں اور اہل خانہ کو اڈیالہ جیل کے باہر مختلف مقامات پر روک لیا گیا۔ بانی PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو پولیس نے اڈیالہ جیل کی جانب جانے سے روک دیا۔ اسی طرح نعیم پنجوتا کو بھی پولیس نے پہلے ناکے پر ہی روک لیا۔ دوسری طرف بانی PTI کی بہن علیمہ خان، نورین خانم، عظمیٰ خان اور کزن قاسم خان کو
गोरखपुर पुलिस नाके पर रोक लिया गया। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, हम इंतजामिया को इख्तियार नहीं दे सकते कि वो पिक एंड चूज करे। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि मंजूर नज़र के अल्फाज को गलत तरीके से लिया गया, ये अदालत की तौहीन है। वो इनके दिए गए फैसलों को नहीं मानते। उन्होंने वजाहत दी कि एक लिखा हुआ लाहे अमल है जिसे बानी पीटीआई ने खुद दिया और अदालत ने उसे तस्लीम किया। इस मौके पर अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज फिर हमें रोका जा रहा है। हमने ना पहले कोई कॉल दी ना आज दी, सिर्फ ट्वीट किया था कि अगर इजाज़त ना मिली तो फैमिली मेंबरान बाहर बैठ जाएंगे, हम गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पार्टी के बानी ने किसी को भी मुज़ाकरात या किसी किस्म की डील का इख्तियार नहीं दिया है। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी पीटीआई की रिहाई सिर्फ और सिर्फ आईन और कानून के तहत ही मुमकिन है, न कि किसी खुफिया मुआहदे या सियासी मुफाहमत के जरिए। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम है कि इंसाफ का हुसूल आईनी दायरे में रहते हुए ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात तक माइंस एंड मिनरल्स एक्ट जैसे अहम उमूर पर कोई पेशरफ्त या बातचीत नहीं की जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई की फैमिली से मुलाकात न होने पर शदीद मजम्मत की और कहा कि बानी की बहनों और दीगर अहल खाना को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जो अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। हम अदालतों से अपील करते हैं कि वो अपने जारी करदा अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि पार्टी मुत्तहिद है, कोई इख्तलाफात नहीं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि केपी में बानी पीटीआई की हिदायत से ही सब कुछ करेंगे। उमर अयूब का कहना है कि मुजव्वज़ा माइंस एंड मिनरल बिल से मुतालिक बानी पीटीआई को ब्रीफ किया जाएगा। 6 वकला आज उनसे मिले हैं और पीटीआई के रहनुमाओं ने कहा कि आईजी इस्लामाबाद ने अदालत को गुमराह करने के लिए गलत मालूमात दी। वो चाहते हैं कि हम अदालतों के चक्कर लगाते रहें। उनका कहना है कि हमने नहरों से मुतल्लिक करारदाद पेश की, वो गायब हुई। अंधेरे में कैनाल सिस्टम तब्दीली से मुतल्लिक फैसले कर दिए गए। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने यह भी कहा कि फ़लस्तीन में जो हो रहा है वो हमें कबूल नहीं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी पीटीआई की 2 दरखास्तें मंजूर कर ली। अदालत ने बच्चों से बात करवाने और बानी पीटीआई का मेडिकल चेकअप करवाने का हुक्म दे दिया। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुमन ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने बानी पीटीआई की दोनों दरखास्तें मंजूर कर ली। अदालत ने बानी पीटीआई की बच्चों से बात और मेडिकल चेकअप करवाने का हुक्म दे दिया। इसके अलावा अदालत ने हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट 28 अप्रैल को जमा करवाने की हिदायत भी कर दी है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 26 नवंबर की इसमें बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद में बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी समाअत की गई। अदालत ने मुतल्लका मुकदमे में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 6 मई तक तोसी कर दी। एडिशनल सेशन जज चौधरी आमिर ज़िया ने बुशरा बीबी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को बानी पीटीआई की एहलिया और मुकदमे में मुलज़िमा बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दिया। पीटीआई के वकला की जानिब से बुशरा बीबी की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दी गई। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर को एहतजाज पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज किया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात कर दिया गया। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून की जानिब से तकर्रुरी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस अली बाकर नजफी की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हल्फ उठाने की तारीख से मौसर होगी। तकर्रुरी आइन के आर्टिकल 173(1) और 175(a)(8) के तहत की गई है। जस्टिस अली बाकर नजफी इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की थी। सेनेट में खाली नशिस्त पर इलेक्शन के मामले पर अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट और इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट और इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत में कहा कि सानिया निश्तर के खाली नशिस्त पर इलेक्शन नहीं करवाए गए। सानिया निश्तर का इस्तीफा 10 मार्च को मंजूर हुआ था। आर्टिकल 224 के तहत 30 दिन में खाली नशिस्त पर इंतखाबात करवाना लाजिम था। शिबली फराज ने मजीद कहा कि सानिया निश्तर के खाली नशिस्त पर इंतखाबात की मुकर्ररा मुद्दत गुजर चुकी। खाली नशिस्त पर इंतखाबात न करवाना गैर आइनी है। इस गैर आइनी इक़दाम से खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक की नफी हो रही है। शिबली फराज ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी 11 नशिस्तों पर इंतखाबात नहीं हुए।
बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का एक बार फिर वार। मस्तूंग में पुलिस के ट्रक पर धमाके में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मस्तूंग में शमसाबाद के करीब पुलिस के ट्रक को निशाना बनाया गया। धमाके में 3 एहलकार शहीद और 16 जख्मी हुए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक धमाके के बाद जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक धमाका मस्तूंग के इलाके कुंड मसूरी के करीब हुआ है, जहां RTC कल्लात से पुलिस एहलकारों को लेकर जाने वाले ट्रक पर IED धमाका किया गया। शाहिद रिंद के मुताबिक बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मस्तूंग धमाके के जख्मियों को क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हमले की शदीद मजम्मत की। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाने का आज़म भी किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मस्तूंग धमाके पर गहरी दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के जवानों की शहादत पर दिल रंजीदा है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की बुज़दिलाना हरकतें कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकती और शोदा का लहू रायगा नहीं जाएगा। इस वक्त पूरी कौम गमज़दा है। मुराद अली शाह ने कहा कि दुख की घड़ी में बलूचिस्तान की अवाम और शोदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध ने मज़ीद कहा कि शोदा के लावाहिकीन से दिली हमदर्दी है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम यकजा होकर लड़ेगी। खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला नौशहरा में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से सिविल जज और वकील जाम बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने बताया है कि नौशहरा में थाना रिसालपुर की हुदूद नज़द रशाकाई इंटरचेंज के साथ पिशावर जाने वाली कार पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। मुल्जिमान की फायरिंग से सीनियर सिविल जज मोहम्मद हयात और खालिद खान एडवोकेट मौके पर जाम बहक हो गए। मुल्जिमान वाक़े के बाद मौके से फरार हो गए। उधर कोहाट में फायरिंग से साबिक ज़िले नाज़िम जाम बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने सीनियर सिविल जज हयात खान, वकील खालिद खान और साबिक ज़िले नाज़िम कोहाट मलिक असद पर कातिलाना हमलों का नोटिस ले लिया। IG ने रीजनल पुलिस अफसर मर्दान और कोहाट से रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने रीजनल पुलिस अफसरान को अफसोसनाक वाक़यात में मुलव्विस मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने के अहकाम जारी कर दिए। जमात इस्लामी ने फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ 20 अप्रैल को मुल्कगीर मार्च करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि मुल्क भर से काफ़िले आएंगे और अमरीकी एम्बेसी के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए 22 अप्रैल को मुल्कगीर हड़ताल होगी। 22 अप्रैल से मुतल्लिक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम हड़ताल करेंगे। लोग इसराइल और अमरीका के खिलाफ नफरत कर रहे हैं। नफरत की लहर पूरी दुनिया में मौजूद है। इसराइल छोटे छोटे बच्चों को गोलियां मारकर कत्ल कर रहा है। उनका कहना था कि अमरीका ने एक दफ़ा फिर अपने आप को दहशतगर्द साबित किया। अमरीका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंका। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि इसराइल तोसी पसंदाना काम कर रहा है। अरब ममालिक और पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए कि फ़ौजी सतह पर हिकमत अमली बनाना पड़ेगी और इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। मरकजी मुस्लिम लीग कराची ने 20 अप्रैल को शोहदाए गजा कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया है। मरकजी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल नदीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 20 अप्रैल को शारा कायदीन पर आवाम की बड़ी तादाद शरीक होकर मजलूम मुसलमानों से यकजहती करेगी। उनका कहना था कि गजा में बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया, जिस पर मुस्लिम मुमालिक के हुक्मरान, OIC और अरब लीग की खामोशी इंतहाई अफसोसनाक है। उलमा कराम के मुतफ़िका फैसले के मुताबिक मुस्लिम हुक्मरानों पर गजा के लिए जिहाद फ़र्ज हो चुका है। गजा की सूरत हाल को जंगल से तशबीह दी, जहाँ दरिंदे हमला आवर हैं। इस मौके पर अहमद नदीम आवान ने कहा कि मरकजी मुस्लिम लीग फ़लस्तीनी अवाम के हर फोरम पर आवाज़ बनेगी। और इस्लामाबाद पुलिस के साबिक SP सैयद आरिफ हुसैन शाह, बेटा वासिफ शाह और बहनोई नथिया गली से ताल्लुक़ रखने वाले 30 साला नौजवान हमजा के कत्ल में मुलव्विस निकले। तफ्तीश के दौरान बहनोई ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दाल रकीब अब्बासी से। जी अब्दाल, बताइएगा ये सारा मामला है क्या और मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस के अहम और सनसनीखेज पेशरफ सामने आई है। साबका SP सैयद आरिफ हुसैन शाह का बेटा वासिफ शाह और बेनोई नथिया गली से ताल्लुक रखने वाले नौजवान हमजा के अंधे कत्ल में मुलव्वस निकले हैं। ज़राए के मुताबिक हमजा को कारोबारी लेन देन के तनाज़े पर 15 मार्च को मनसेरा बुलाया गया, जहाँ उसे कत्ल करके लाश करीबी पहाड़ों में दफना दी गई।
दिल जला देने वाले इस कत्ल का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाते हुए मुलजिम को बेनाई को गिरफ्तार किया, जिसने दौरान तफ्तीश सारी वारदात का इंकशाफ किया। पुलिस ने कुत्ते की मदद से लाश बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि आरफ हुसैन शाह पहले भी एक खातून अलकार को कत्ल केस में नामजद रहा है, जबकि इस बार उसने अपने बेटे और दीगर साथियों के साथ मिलकर 80 लाख के लेन देन पर एक बेगुनाह नौजवान की जान ली। गिरफ्तार मुलजमान की निशानदेही पर जो है बिल्कुल आपको बताते चलें कि ये दोहरे कत्ल में मुलव्वस निकले और तफ्तीश के दौरान बहनोई ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा दी। अपडेट कर रहे थे अब्दाल रकीब, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इकनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 रुकनी वफ्द की मुलाकात हुई है। मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे शामिल। मरीम नवाज लाहौर को ECO कैपिटल करार देने पर तुर्कमानिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सयाहत, सरमायाकारी और सकाफत के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू हुई। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इकनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 रुकनी आला सतही वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्किया, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान, आज़रबाईजान और पाकिस्तान के ACO में मुस्तकिल मंदूब शामिल थे। वफ्द की क़यादत ECO के सेक्रेटरी जनरल असद मजीद खान ने की। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर आमद पर वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया और तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने वफ्द को तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर को ECO कैपिटल करार देने में मुआवनत पर तुर्कमानिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि ECO के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की मौजूदगी हमारे लिए एजाज है। लाहौर कदीम और जदीद सकाफत का हसीन इम्तिजाज है। लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि जिंदा तारीख का म्यूजियम है। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर की सकाफती बहाली के लिए जाती तौर पर सरगर्म है। लाहौर के लोग प्यार मोहब्बत के पैकर हैं और इनकी मेजबानी बेमिसाल है। वज़ीर आला ने लाहौर के बागात, शाही किले, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जायकों और तहजीब का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब सयाहों की मेजबानी के लिए मुकम्मल तैयार है। टूरिज्म सेक्टर को नई सनत के तौर पर फरोग दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत सयाहती मुकामात को अपग्रेड कर रही है और मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब कारोबार, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज का उभरता हुआ मरकज है। ज़राअत, टूरिज्म, तालीम, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सरमायाकारी के लिए बेपनाह मौके मौजूद हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए पंजाब में साजगार माहौल फराहम किया जा चुका है। ECO के सेक्रेटरी जनरल असद मजीद ने कहा कि पाकिस्तान 1992 में ECO में शामिल हुआ। उस वक्त के वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में ये शमूलियत मुमकिन हुई। उन्होंने कहा कि वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और ECO के सेक्रेटरी जनरल तीनों का लाहौर से होना खुशाइंद है। ECO वफ्द ने लाहौर की खूबसूरती, सकाफती बहाली और सयाहत के फरोग के लिए वजीर आला और उनकी टीम की कोशिशों को सराहा और उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। वफ्द के शुरका ने वजीर आला मरियम नवाज शरीफ को शानदार खिताती और दीगर यादगारी तहाइफ भी पेश किए। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए MTN न्यूज़ के साथ रहिए।